नमस्कार, मैं वंशिका इंगले, असिस्टेंट डायरेक्टर MPLRS। मैं आज आपको नगरेतर सर्वे के संबंध में प्रशिक्षण दूंगी। नगरेतर सर्वे क्या होता है, ये हम इस प्रशिक्षण के माध्यम से जानेंगे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को नगरेतर सर्वेक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों, HRSI तकनीक, सर्वे चरणों, प्रारंभिक तैयारी, प्रशासनिक कार्य, स्थल सत्यापन तथा अधिकार अभिलेख प्रकाशन की समझ प्रदान करना है। प्रतिभागी आधुनिक GIS आधारित सर्वे, नक्शा सत्यापन और RCMS या SAR पोर्टल के माध्यम से अभिलेख अद्यतन करना सीखेंगे। इस प्रशिक्षण में हम निम्न मॉड्यूल देखेंगे। मॉड्यूल 1, नगरेतर सर्वे एक परिचय। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि नगरेतर सर्वे क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और किन विधिक प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है। मॉड्यूल 2, वर्तमान में मध्य प्रदेश में प्रचलित नगरेतर सर्वे कार्य। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि राज्य में कौन कौन से प्रकार के नगरेतर सर्वे कार्य जैसे रिसर्वे, वन ग्राम से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन, वन विस्थापित ग्रामों का सर्वे, आधुनिक HRSI तकनीक से किए जा रहे हैं। मॉड्यूल 3, नगरेतर सर्वे की चरणबद्ध प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम 3 मुख्य चरणों, प्रारंभिक तैयारी, प्रशासनिक कार्य और सर्वे की कार्यवाही के माध्यम से सर्वे की संपूर्ण प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप में समझेंगे। मॉड्यूल 4, प्रशासनिक कार्य। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि प्रारूप अधिकार, अभिलेख का प्रकाशन, दावे आपत्तियों का निपटान, न्यायालयीन प्रकरण और अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन कैसे किया जाता है। मॉड्यूल 1 में हम जानेंगे नगरेतर सर्वे एक परिचय। सर्वे रिसर्वे के अंतर्गत नगरेतर सर्वे किस प्रकार किया जाएगा, नगरेतर सर्वे के उद्देश्य क्या है, नगरेतर सर्वे के विधिक प्रावधान क्या है, भू सर्वेक्षण से क्या अभिप्राय है। मध्य प्रदेश में नगरेतर सर्वे का कार्य सर्वे रिसर्वे योजना के अंतर्गत संचालित है। सर्वे रिसर्वे योजना भारत सरकार की डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत हमें वर्तमान स्थिति के अनुसार नक्शों को अद्यतन करना है, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड बनाना है। नगरेतर सर्वे के तहत हम समस्त ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे करेंगे, जिसमें आबादी भूमि को छोड़ देंगे, क्योंकि आबादी भूमि का ऑलरेडी सर्वे हम लोग स्वामित्व योजना अंतर्गत कर चुके हैं। अतः आबादी भूमि को छोड़कर हम शेष ग्राम का सर्वे नगरेतर सर्वे के अंतर्गत करेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगरेतर सर्वे के लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजनरी आधारित प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसमें सैटेलाइट इमेज के आधार पर हम मैप तैयार किया जाता है और उसका ही हम वेरिफिकेशन स्थल पर करते हैं। नगरेतर सर्वे का उद्देश्य क्या है? समय के साथ स्थलाकृतियों, भौगोलिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है, भूमि में लगातार जो विभाजन हो रहा है, अंतरण हो रहा है, या जो हम अद्यतन करते हैं मैप को बंटवारा नामांतरण आदेश के तहत, उसके तहत और बंदोबस्त में हुई मानवीय त्रुटियों के कारण भी हमारे जो नक्शे हैं उनमें कुछ विकृति उत्पन्न हुई है। उन्हीं नक्शों को अद्यतन करने के लिए हम रीसर्वे की प्रक्रिया अपनाते हैं। इससे हमारा स्थल और नक्शे का मिलान हो पाएगा और जो विवाद हमको भूमि पर मिलते हैं या स्थल पर मिलते हैं उसका निपटारा आसानी से किया जा सकेगा। इससे हमारे जो विवादित नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन के प्रकरण हैं वो आसानी से सुलझ पाएंगे, या यूँ कहें कि उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए सर्वे रिसर्वे योजना के तहत हमें स्थल और मौके के अनुसार नगरेतर सर्वे का कार्य करना है। नगरेतर सर्वे के विधिक प्रावधान मध्य प्रदेश में जो हैं वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले में है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित 2018 का जो अध्याय 7 है वो सर्वे से संबंधित है, जिसमें धारा 61 से 77 तक सर्वे का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अध्याय 9 धारा 107, 108, 114, 120, अध्याय 18 दखल रहित भूमि के अभिलेख तैयार करना है।
जिसमें धारा 233 से 237, वाजिबुल अर्ज धारा 242 एवं आबादी 243। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020 बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अध्याय 1 से लेकर 4 तक हमें सर्वे की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराता है। फील्ड में जब भी हम सर्वे कार्य करने के लिए जाते हैं तो हमें सर्वे नियमों का पूर्व में अध्ययन करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली 2020 के अध्याय 8, 9, 10 और 10 में विशेषकर 1, 5 और 2 जब हम ग्रामीण सर्वे करने जाते हैं तो वहाँ दखल रहित भूमि, निस्तार, वाजिबुल अर्ज के संबंध में भी हमको रिकॉर्ड अद्यतन करना होता है। इसके लिए हमारे पास जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, दखल रहित आबादी एवं वाजिबुल अर्ज नियम 2020 है, जिसका अध्ययन हमको पूर्व में करना है। इसके साथ ही मैं पूर्व में बता चुकी हूँ नगरीय क्षेत्र की मार्गदर्शिका आबादी भूमि के सर्वे को छोड़कर मार्गदर्शिका 2021 में जारी हुई थी, जिसको अद्यतन अभी किया गया है अगस्त 2025 में। तो जो संशोधित मार्गदर्शिका है उसके अनुसार हमको कार्रवाई करना है। भू सर्वेक्षण का क्या अभिप्राय है? सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है, जब भी हम सर्वे करने जा रहे हैं तो सर्वे क्या होता है पहले ये जानेंगे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित 2018 की धारा 61 में भू सर्वेक्षण को परिभाषित किया गया है, जिसमें ऐसे क्रियाकलाप शामिल होंगे जिसमें भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजन, जो विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांक है उनको मान्य करना, पुनर्गठित करना, कृषि प्रयोजन एवं अनुशांशिक क्रियाकलाप हेतु नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित करना। नवीन सर्वेक्षण संख्यांक बना भी सकते हैं हम इसके तहत। सर्वे के दौरान जो पुराने हैं उनको मान्य किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, उन्हें पुनर्गठित किया जा सकता है। इसी प्रकार जो कृषि प्रयोजन के लिए हैं उन्हें हम सर्वेक्षण संख्यांक कहेंगे। जो गैर कृषि प्रयोजन हेतु हैं उन्हें हम भूखंड संख्यांक कहेंगे, जिसे हम प्लॉट भी कहेंगे। इसी प्रकार भूखंड संख्यांकों का विभाजन, विद्यमान भूखंड संख्यांकों को मान्य करना, पुनर्गठित करना, गैर कृषि प्रयोजन एवं आनुषंगिक क्रियाकलाप हेतु नवीन भूखंड संख्यांक विरचित करना तथा उन्हें ब्लॉक में समूहीकृत करना। प्लॉट का एक बंच ब्लॉक कहलाएगा। इस प्रकार से ब्लॉक प्लॉट कॉन्सेप्ट में हम काम कर पाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्यांक तथा ब्लॉक को ग्रामों तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना और उनके अनुशांशिक क्रियाकलाप सर्वे में शामिल होंगे। इसके उपरांत यथास्थिति पर विशेष ध्यान देना है। यथास्थिति प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक, भूखंड संख्यांक का क्षेत्रफल, वर्तमान भूमि उपयोग तथा अन्य विशेषताओं का वर्णन करने वाली फील्ड बुक तैयार करना। यथास्थिति मतलब मौके की स्थिति, ये स्थल के अनुसार हमको रिकॉर्ड को अद्यतन करना है। यथास्थिति खेत का नक्शा तैयार करना, उसका पुनरीक्षण करना, उसमें सुधार करना। किसी स्थानीय क्षेत्र में भू अभिलेखों को अद्यतन रखने के लिए भू अभिलेखों को अद्यतन करने के उद्देश्य से अधिकार अभिलेख तैयार करना और कोई अन्य अभिलेख तैयार करना जो कि आवश्यक हो। ये हमने जाना कि किस तरह से नगरीय सर्वे किया जाएगा, उसका क्या परिचय है, कैसे सर्वे रिसर्वे योजना के तहत यह कार्य हमें करना है, उसके विधिक प्रावधान क्या है। अब हम चलेंगे मॉड्यूल 2 की ओर। मॉड्यूल 2 हम वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगरीय सर्वे कार्य के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगरीय सर्वे कार्य प्रचलित है। वर्तमान में नगरीय सर्वे में 4 प्रकार के सर्वे कार्य जारी है। नक्शाविहीन, ये पायलट के तौर पर हमने ऐसे ग्राम लिए हैं जहां हमें अभी सर्वे की या रीसर्वे की अति आवश्यकता है। जैसे नक्शाविहीन जीर्ण शीर्ण नक्शे वाले ग्राम में रीसर्वे का कार्य प्रचलित है। वन ग्राम से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन का कार्य प्रचलित है। वन व्यवस्थापन के तहत जो विस्थापित वन ग्राम हैं उनके सर्वे का कार्य प्रचलित है। इसी तरह मजर टोले से नवीन राजस्व ग्राम निर्माण का कार्य भी प्रचलित है। मजर टोला से नवीन राजस्व ग्राम निर्माण के संबंध में ऑलरेडी आईगोड पर एक मॉड्यूल अपलोडेड है आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय की ओर से। हमें उसका प्रशिक्षण वहाँ से प्राप्त करना है।
इसकी सभी कैटेगरीज़ के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे नक्शा विहीन और जीर्ण शीर्ण नक्शे वाले ग्राम हैं, इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि या तो उस गांव का नक्शा नहीं है या जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिससे कि हमको नक्शे को अद्यतन करना आवश्यक है। इसमें हमारे पास में खसरा होता है। खसरे से अर्थ है रिकॉर्ड, लिखित रिकॉर्ड। प्रत्येक खेत का भू-स्वामीवार लिखित रिकॉर्ड को खसरा कहा जाता है। खसरा हमारे पास में होता है, लेकिन इसका नक्शा या तो गुम हो गया है या फिर किसी तरह से इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है कि उसका उपयोग ही नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे नक्शों में हमें रीसर्वे का कार्य करना है। ये नक्शे हमने सैटेलाइट इमेज के आधार पर तैयार करवाए हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज के आधार पर हम लोग नगरेतर सर्वे कार्य मध्य प्रदेश में करेंगे। इसके आधार पर हम ऑर्थोरेक्टिफाइड इमेज तैयार करते हैं और उसका फीचर एक्सट्रैक्शन करके और फिर फील्ड में टीम को सत्यापन हेतु देते हैं। इसी के आधार पर ये जो नक्शा हमने सैटेलाइट इमेज के आधार पर तैयार किया है, इसी के साथ में हमें भूधारकों की जानकारी को लिंक करके अधिकार अभिलेख तैयार करना है। वन से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन। वन से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन के तहत ऐसे ग्राम जिनको वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाया जाना है, इसके लिए सर्वप्रथम वन विभाग से और जनजातीय कार्य विभाग से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके तहत ग्रामों की सूची दी गई है। उसी ग्रामों को हम राजस्व ग्राम में संपरिवर्तित कर रहे हैं। संपरिवर्तन के लिए भी हमने नगरेतर सर्वे प्रक्रिया को अपनाया है, जिसके तहत हम सैटेलाइट इमेज के आधार पर जो वनाधिकार पट्टों के पॉलीगॉन डाटा हमको वन विभाग से प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर हम सैटेलाइट इमेज तैयार करते हैं और सैटेलाइट इमेज हम फील्ड में सत्यापन हेतु टीम को देते हैं। इसके लिए संयुक्त दल द्वारा सर्वे कार्य किया जाएगा, जैसे वन विभाग की टीम, जनजातीय कार्य विभाग की टीम एवं राजस्व की टीम संयुक्त रूप से इसका सत्यापन का कार्य करेंगे। जो लैंड पार्सल लेवल का सत्यापन है वो स्थल पर जाकर करना है। इसके साथ ही हमें जो वनाधिकार धारक हैं उनकी जानकारी को उस लैंड पार्सल के अगेंस्ट में लिंक करना है और एक अभिलेख तैयार करना है, जिसके आधार पर संपरिवर्तन की कार्रवाई संभव हो पाएगी। वन विस्थापित ग्राम। वन व्यवस्थापन के तहत जैसे कि टाइगर रिजर्व्स के लिए वन का व्यवस्थापन वन विभाग द्वारा किया जाता है, जिससे कि वन ग्राम को विस्थापित करके अन्यत्र पुनर्वासित किया जाता है। तो ऐसे वन ग्रामों को का रिकॉर्ड तैयार करने हैं तो हम नगरेतर सर्वे प्रक्रिया अपना रहे हैं। इसके तहत भी सेम प्रक्रिया होगी जो वन से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन के लिए मैंने बताई है कि वन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा स्थल पर जो मैप हम लोगों ने तैयार किया है सैटेलाइट इमेज के आधार पर या ड्रोन से, उसका सत्यापन करना है और उसके अगेंस्ट में वनाधिकार धारकों की जानकारी फीड करना है। इसमें एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कहीं पर विस्थापन कार्य होता है तो उसके लिए ऑलरेडी एक लेआउट तैयार किया जाता है। वह लेआउट हमें वन विभाग से या जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त करना है। वनाधिकार समिति द्वारा जो प्रस्ताव या संकल्प पारित किया गया है, जिसमें सामुदायिक प्रयोजन हेतु भी भूमि का निर्धारण किया गया है, वह जानकारी भी हमें प्राप्त करना है और उसी के अनुसार हमें मैप और रिकॉर्ड को अद्यतन करना है। मॉड्यूल 2 में हमने सीखा कि हमारे प्रदेश में कितने प्रकार के नगरेतर सर्वे के तहत कार्य प्रचलित हैं, जिसमें नक्शा विहीन जीर्ण शीर्ण ग्रामों में रीसर्वे का कार्य प्रचलित है, वन से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन का कार्य और वन व्यवस्थापन के तहत विस्थापित वन ग्रामों का कार्य भी नगरेतर सर्वे प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। मॉड्यूल 3 में हम नगरेतर सर्वे की चरणबद्ध प्रक्रिया जानेंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए जो मार्गदर्शिका में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, चरणबद्ध प्रक्रिया, उसी के तहत हमको कार्रवाई करना है, जिससे कि हम सही तरीके से सर्वे कार्य पूर्ण कर सकें। प्रथम चरण में प्रारंभिक तैयारी, द्वितीय चरण में प्रशासनिक कार्य, तृतीय चरण में सर्वे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक तैयारियों में
सर्वप्रथम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पॉइंट्स स्थापित किए जाते हैं, जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में कार्य किया जा चुका है। इसके अलावा कोर्स स्टेशंस की भी स्थापना मध्य प्रदेश में की जा चुकी है। 90 कोर्स स्टेशन हमने तैयार की है, जिससे सैटेलाइट इमेज के आधार पर हम या ड्रोन इमेज के आधार पर हम ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज तैयार करते हैं। ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज पर फीचर एक्सट्रैक्शन का कार्य हम राजस्व दल के द्वारा के सहयोग से करते हैं। ये प्रारंभिक तैयारी हो गई। दूसरा, विभिन्न स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा, जो जिला स्तर पर होगा। जिला स्तर, ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, जो नगरेत्र सर्वे की मार्गदर्शिका में उल्लेखित है। साथ ही साथ प्रारंभिक चरण में हमें राजस्व अमले को प्रशिक्षित भी करना है कि नगरेत्र सर्वे कार्य वो किस प्रकार से करेंगे। इसी के साथ जो अंतरिम नक्शा निर्माण, जो कि मैं बता चुकी हूँ, अंतरिम नक्शा उसको बोलेंगे प्रारंभिक नक्शा, कि सैटेलाइट इमेज से प्राप्त ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज के आधार पर पार्सल लेवल का फीचर एक्सट्रैक्शन राजस्व दल के सहयोग से किया गया, और वह नक्शा स्थल सत्यापन हेतु जब फील्ड टीम को दिया जाता है उसी को हम अंतरिम नक्शा कहेंगे। ये हमारी प्रारंभिक तैयारी होगी। अंतरिम नक्शा निर्माण मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हमारी जो तकनीकी एजेंसी है वो MPACDC है। MPACDC के सहयोग से हम अंतरिम नक्शे का निर्माण कर उसे आयुक्त भू अभिलेख के माध्यम से जिला कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। जो यह अंतरिम नक्शे में हमारे नंबर्स प्रत्येक लैंड पार्सल के लिए नियम अनुसार क्रमांकित होंगे, जो उत्तर पश्चिम से चालू होकर दक्षिण पूर्व की ओर खत्म होंगे। यह मैप स्थल सत्यापन हेतु फील्ड टीम को दिया जाता है। द्वितीय चरण में प्रशासनिक कार्य में सर्वप्रथम जैसे ही हमारा अंतरिम नक्शा तैयार होता है, अंतरिम नक्शा तैयार होने के बाद में आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है। प्रारूप 12 में जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जैसे ही अधिसूचना का प्रकाशन हुआ उसी अधिसूचना के आधार पर जिला सर्वेक्षण अधिकारी की उद्घोषणा का प्रकाशन होता है प्रारूप 14 में, और इसका अर्थ है कि अब सर्वे कार्य उस ग्राम में प्रारंभ हो चुका है। सर्वे कार्य प्रारंभ होने से पहले आवश्यक है कि ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। इस हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजन का प्रावधान किया गया है, ताकि हम ग्राम वासियों को सर्वे से अवगत करा सके कि अब सर्वे कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और आपका सहयोग इसमें अति आवश्यक है। ग्राम वासियों का सहयोग होने से सर्वे कार्य आसान हो जाता है। कई सारी जानकारी हमें ग्राम वासियों से प्राप्त हो जाती है और उनके सहयोग से और ग्राम पंचायत के सचिव के सहयोग से यह कार्य बहुत आसान हो जाता है। तृतीय चरण में सर्वे की कार्रवाई में जैसे ही अधिसूचना का प्रकाशन हुआ, जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा उद्घोषणा हुई, उसका ग्रामवार प्रकरण दर्ज होता है। ग्रामवार प्रकरण दर्ज करने की भी प्रदेश में एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम है, RCMS जिसे हम कहते हैं, जिसके तहत प्रकरण दर्ज किया जाता है। और प्रकरण दर्ज कलेक्टर न्यायालय में किया जाता है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के न्यायालय में किया जाता है। प्रकरण दर्ज किया गया और प्रकरण दर्ज के बाद में वह सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की ओर अंतरित किया जाता है। सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं। उनके पास जैसे ही प्रकरण का अंतरण हुआ, वो अंतरिम नक्शा जो आयुक्त भू अभिलेख से जिला कलेक्टर को प्राप्त हुआ था, वो संबंधित सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की ओर भी प्रदाय कर दिया जाता है, ताकि उसका स्थल सत्यापन किया जा सके। स्थल सत्यापन के साथ ही जो हमारी अगली प्रक्रिया ये तृतीय चरण में है कि प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन, दावे आपत्तियों का आमंत्रण, इसका मैं विस्तार से आगे उल्लेख करूंगी कि किस प्रकार से ये प्रक्रियाएं होंगी, कि दावे आपत्ति लिए जाएंगे, अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन और सर्वेक्षण समाप्त होने की अधिसूचना। ये तृतीय चरण के कार्य हैं, जिसका विस्तार से उल्लेख आगे किया जाएगा। तृतीय चरण में सर्वप्रथम ग्रामवार प्रकरण दर्ज करना है, जो जिला कलेक्टर न्यायालय के RCMS लॉगिन से किया जाएगा। ग्रामवार प्रकरण दर्ज होने के उपरांत यह प्रकरण सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की ओर अंतरित किया जाएगा आगामी कार्रवाई हेतु, सर्वे की आगामी कार्रवाई हेतु। और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा
सर्वे हेतु दल का गठन किया जाएगा। दल में राजस्व निरीक्षक और ग्राम के पटवारी होंगे। सर्वे दल को तकनीकी एजेंसी से जो अंतरिम नक्शा तैयार किया गया है उसके स्थल सत्यापन हेतु प्रदाय किया जाएगा। अंतरिम नक्शे का स्थल सत्यापन, जो हमारा दल गठित हुआ है, राजस्व दल गठित हुआ है, वो स्थल सत्यापन जिसे हम ग्राउंड ट्रूथिंग कहते हैं, जीटी कहते हैं, वो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी। सर्वप्रथम हमें जो नक्शा प्राप्त हुआ है उस ग्राम की बाह्य सीमाओं को हमें सत्यापित करना है, बाह्य सीमा सुनिश्चित करना है। बाह्य सीमा अगर कहीं पर कोई विवाद की स्थिति है या 2 या अधिक ग्रामों में एक भूखंड या सर्वेक्षण संख्यांक ब्रेक होने जैसी स्थिति है या ओवरलैप की स्थिति है, तो सहायक सर्वेक्षण अधिकारी पूर्व के रिकॉर्ड और वहाँ पर मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए और हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करते हुए इसका निराकरण करेंगे। जैसे ही सीमा हमारी फिक्स होती, सीमा हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जो पूर्व से हमारी सीमा चली आ रही है उसी के अनुसार हम सीमा का निर्धारण करेंगे। ज़रूर ये हो सकता है कि समय के साथ में कोई सड़क वहाँ से गुजरी हो या नदी नाले ने मार्ग परिवर्तित किया हो, तो वहाँ पर हमें सीमा को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। 2 गांवों के बीच या कोई ऐसा भी ग्राम हो सकता है जो 2 जिलों के बीच में होगा, कोई ग्राम ऐसा भी हो सकता है जहाँ 2 राज्यों की सीमा पर हो। तो ऐसी स्थिति में अगर 2 जिलों के बीच में है तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी अन्य जिला सर्वेक्षण अधिकारी को पत्र लिखकर उनके सहयोग के लिए लिखेगा कि ये सर्वे कार्य प्रचलित है, तो आपका दल भी इसमें सहयोग प्रदान करे। इसी प्रकार अगर 2 राज्यों के बीच में कोई ग्राम पड़ता है जहाँ सर्वे कार्य प्रचलित है, तो वहाँ आयुक्त भू अभिलेख के माध्यम से जिला सर्वेक्षण अधिकारी निवेदन कर सकते हैं कि दूसरे राज्य को एक पत्र लिखा जाए जिसमें उस राज्य की टीम भी इस सर्वे में या सीमा पर जब सर्वे कार्य हो रहा है तो वो वहाँ उपस्थित रहें और सहयोग करें। इस तरह से हम ग्राम की बाह्य सीमा सुनिश्चित करेंगे। वन ग्राम से राजस्व ग्राम है तो ऑलरेडी हमारी अधिसूचना के अंदर उन्होंने एक सीमा बनाई है, चतुर्सीमा निर्धारित की है और वन विस्थापित ग्रामों में एक लेआउट के तहत ही वो एक विस्थापन का कार्य किया गया है। अतः हमें जो अधिसूचना में वन से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन में अधिसूचना का ध्यान रखना है कि अधिसूचना में वन ग्राम की कौन सी सीमा निर्धारित की गई है, उसी के अनुसार हमें वह ग्राम की सीमा सुनिश्चित करनी है और वन विस्थापित ग्राम में विस्थापन का लेआउट तैयार लेआउट है उसके अनुसार ग्राम की सीमा सुनिश्चित करनी है। हमारे जो नक्शे हमें प्राप्त होते हैं, नक्शों में हमें अलामतों का अंकन जरूर करना है। जब भी हमारा नक्शा सबसे पहले तैयार होता है, वहाँ पर हमारा राजस्व दल फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए जाता है। जो आवश्यक फीचर्स की हमें ज़रूरत होती है नक्शों में, उसको हम उभारते हैं नक्शों में, उसी को हम फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो फीचर एक्सट्रैक्शन के टाइम पर ही हमें नक्शों में जितने आवश्यक अलामत जो हमें सैटेलाइट इमेज से दिखाई दे रहे हैं उनका अंकन करना है। अगर कुछ अलामतें हमें नहीं समझ में आती उस समय, लेकिन जब हम स्थल सत्यापन करने चाहते हैं तब वहाँ हमें बहुत सारी अलामतें, या आप अलामतों का अर्थ रेफरेंस पॉइंट समझिए जिसको हम रिट्रेस कर सकते हैं, तो हमें उनका अंकन हमारे मैप में ज़रूर करवाना है। जैसे कि आपका सड़क हो गई, मंदिर हो गए, जो हमारे पूर्व के आप कभी भी मैप देखेंगे जो मैनुअली तैयार किए गए हैं, कैडेस्ट्रल मैप हुआ करते थे उसमें, और भू अभिलेख नियमावली के में भी इसका नियम 30 में इसका उल्लेख विशेष तौर से किया गया है कि कौन कौन सी अलामतें हमारे मैप में होना चाहिए जिससे कि हम नक्शे को रिट्रेस कर सकें मौके पर। तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी सर्वे के लिए जाएं, जो भी रेफरेंस पॉइंट स्थायी तौर पर आपको दिखाई देते हैं उनका अंकन आप मैप में ज़रूर करें। इसी के साथ हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पॉइंट्स भी हमने स्थापित किए हैं। वो पॉइंट्स का भी हमें मौके पर उसकी लोकेशन देखनी है और उस लोकेशन को फिक्स करना है। अंतरिम नक्शे में सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक, प्लॉट का अंकन करना। सर्वे नियम 34 में स्पष्ट उल्लेख है कि कृषि प्रयोजन वाले समस्त भूभाग पर हमें सर्वेक्षण संख्यांक अंकित करना है जिसको हम एस से बताएंगे, और
जितने गैर कृषि प्रयोजन वाले भूभाग हैं या शासकीय निस्तार के भूभाग हैं, उनके लिए हमें ब्लॉक अंतर्गत प्लॉट मार्क करना है। ब्लॉक इज़ अ बंच ऑफ प्लॉट। प्लॉट का एक समूह होता है जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। एक ही प्रयोजन के लिए जब प्लॉट्स एक साथ लगे हुए प्लॉट्स होते हैं तो उसे हम ब्लॉक के रूप में निर्मित कर सकते हैं। इसका चिन्हांकन करना जरूरी है जिससे कि हमारा नया रिकॉर्ड ब्लॉक प्लॉट कॉन्सेप्ट पर तैयार हो सके। यह आप देख सकते हैं, ये हमारा एक पायलट के रूप में नगरीय सर्वे का कार्य ग्राम मसवाड़ियाधार में प्रचलित है, जिला उज्जैन का ग्राम मसवाड़ियाधार। यहाँ पर जो कलर्ड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लॉक है, और शेष जो पीच कलर दिखाई दे रहा है वो कृषि प्रयोजन हेतु भूभाग है जहाँ पर सर्वेक्षण संख्यांक दिए गए हैं। इसका एक रिकॉर्ड तैयार करके बताया गया है ताकि आप ब्लॉक प्लॉट कॉन्सेप्ट को समझ सके। ये हमारा अधिकार अभिलेख का एक प्रारूप है जिसके तहत आप कॉलम 2 देखेंगे तो कॉलम 2 में 9S से आपको सीधे पता चल रहा है कि ये कृषि भूमि है। कृषि भूमि कैसे है ये कैसे पता चलेगा, जब आप कॉलम 6 देखेंगे जहाँ पर इसका प्रयोजन लिखा, भूमि उपयोग लिखा है कि ये कृषि उपयोग हेतु भूमि है। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी कृषि उपयोग वाले भूभाग हैं वहाँ पर हमको एस मार्क करना है, जिसका एरिया हम लोग हेक्टेयर में लिखेंगे। जो भी कृषि भिन्न प्रयोजन वाले भूभाग है या शासकीय है या निस्तार की मदों के अंतर्गत जो लैंड्स है उनको हम ब्लॉक के अंतर्गत पी मार्क करेंगे। जैसे कि आप 10 नंबर देख पा रहे हैं कॉलम 2 में 10B का अर्थ है कि ये ब्लॉक है जिसके अंदर मिनिमम एक प्लॉट जरूर होगा। तो वो प्लॉट आपका 3 नंबर कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसका भूमि उपयोग देखते हैं तो इसका भूमि उपयोग लिखा है मंदिर। ये मध्य प्रदेश शासन की मतलब शासकीय लैंड है। इसका एरिया जो लिखा गया है ये वर्ग मीटर में लिखा गया है। जितना भी डाइवर्टेड लैंड होगा या ब्लॉक के अंतर्गत जो भी भूभाग होंगे उनका एरिया वर्ग मीटर में लिखा जाएगा। जो कृषि भूमि होगी उसका एरिया हेक्टेयर में लिखा जाएगा। वन से राजस्व या वन विस्थापित ग्रामों का हिस्सा सत्यापन हमें किस तरह से करना है, वहाँ पर भी मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि वन से राजस्व ग्राम या विस्थापित वन ग्रामों में ऑलरेडी वनाधिकार समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके ग्राम का एक लेआउट तैयार किया गया है। उसी लेआउट के आधार पर हमको पूरी कार्रवाई करनी है। उसी लेआउट में उन्होंने सामुदायिक प्रयोजन के लिए भी स्थलों का निर्धारण किया गया है। वनाधिकार पत्रों के आधार पर ऑलरेडी वनाधिकार पट्टे दिए गए हैं वनाधिकार धारकों को। तो हमें उन पत्रकों को देखना है। उन पत्रकों में 2 प्रकार के उन्होंने पत्रक दिए हैं, एक तो कृषि भूमि के लिए कृषि कार्य हेतु और एक आवास हेतु। उस पत्रक को हमको देखना है और उसी पत्रक के आधार पर हमारा रिकॉर्ड तैयार करना है। जो कृषि भूमि है तो उनको भूभाग दिया गया है, वहाँ पर हम एस अंकित करेंगे, और जहाँ आवास है तो उनको भूभाग दिया गया है वहाँ हम पी अंकित करेंगे, जो कि ब्लॉक अंतर्गत फिर पी का जो हमारा ग्रुप होगा, जितने भी प्लॉट्स का ग्रुप होगा वो ब्लॉक बन जाएगा। अगर वन से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन या विस्थापित वन ग्रामों में किसी तरह से स्थल पर कब्जे के कम अधिक होने की स्थिति बनती है तो इसका निराकरण राजस्व दल द्वारा नहीं किया जाएगा। इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके वनाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी है। वनाधिकार समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ही हम रिकॉर्ड अद्यतन करेंगे या नक्शा संशोधित करेंगे। ये मैंने 2 वनाधिकार पत्रक सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताए हैं, जहां आप देख सकते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के हैं, ये नर्मदापुरम जिसे हम अभी वर्तमान में बोलते हैं। यहाँ ये विस्थापित वन ग्राम है। इसके लिए इन्होंने 2 प्रकार के 2 हेक्टेयर भूमि टोटल एक हितग्राही को दी है, वनाधिकार धारक को दी है, जिसमें पहला वाला जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आवासीय प्लॉट क्रमांक 45 जो इनका ऑलरेडी लेआउट तैयार होगा उसका प्लॉट क्रमांक 45 है, जिसका क्षेत्रफल 0.050 हेक्टेयर है। ये इन्होंने आवास के लिए दिया है वन विभाग ने। वहीं उसका एक पार्ट कृषि भूमि के रूप में दिया है जिसका प्लॉट नंबर 1 है और क्षेत्रफल 1.950 हेक्टेयर है। तो प्लॉट नंबर 1 को हम एस मार्क करेंगे
और जो प्लॉट नंबर 45 है उसको हम बी अंतर्गत पी मार्क करेंगे। ये एक विस्थापित 1 ग्राम का एक मैप है जो कि नर्मदापुरम में कार्य प्रचलित है, जिसमें हमने ब्लॉक प्लॉट कॉन्सेप्ट के अनुसार मैप तैयार करवाया है। जो कृषि भूमि वाले भूभाग थे वहाँ पर हमने एस मार्क करवाया है, और जो जितने भी शासकीय सामुदायिक प्रयोजन के लिए लैंड निर्धारित है या आवासीय प्रयोजन या अन्य प्रयोजन के लिए उनको बी अंतर्गत पी मार्क करवाया है। जो कलर्ड है वो बी अंतर्गत प्लॉट है और बाकी पीच कलर में आप देख सकते हैं वो एस है। अंतरिम नक्शे के स्थल सत्यापन में सर्वाधिक हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जो परिवर्तनशील एरियाज़ होते हैं। जैसे कि आप मानेंगे जो हमारे सड़क है, नहरें हैं, नदी है, नाले हैं, जिनका सतत मार्ग परिवर्तन होता है। और जब हमारा पिछला सर्वे हुआ था, पिछले सर्वे से लेकर अभी तक बहुत सारे वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें इनमें बहुत परिवर्तन हो चुका होगा। नई सड़कें बन चुकी होगी, सड़कों के लिए भूअर्जन हो चुका होगा, नदी नालों ने अपना मार्ग परिवर्तन किया होगा। जैसे ही नदी नाले अपना मार्ग परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके सरहदी कृषकों की ज़मीन कम ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से नवीन रोड अगर कहीं पर बना है, रास्ता कहीं बना है, हाईवेज़ कहीं पर गए हैं, भू अर्जन के तहत भी सरहदी कृषकों की ज़मीनें कम ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ हमें इसका विशेष तौर पर संपूर्ण सर्वे कार्य करना है, जिससे कि उनके पास में वर्तमान में कितनी भूमि है उसका रिकॉर्ड अद्यतन हो सके। इस संबंध में हमारे सर्वे नियम 32 में भी उल्लेख किया गया है। मौके पर जब भी हम ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए जाते हैं या स्थल सत्यापन के लिए जाते हैं तो सर्वाधिक समस्या नक्शा स्थल के आकार, क्षेत्रफल समान न होने की होती है। वहाँ विसंगति होती है, तो उस विसंगति का निराकरण कैसे किया जाए, ये प्रश्न हमें फील्ड से बहुत प्राप्त होते हैं। इसका निराकरण हमको उसी तरह करना है जब हम सर्वे के बिना इसका निराकरण करते हैं। जैसे कि अतिक्रमण हुआ या कब्जे के प्रकरण हुए, ये वही स्थितियाँ होती है। तो हमें वही देखना है जब हम जाते हैं मैप को लेकर मौके पर। तो मैप हमारा जो वर्तमान हमने मैप दिया है वो एग्जैक्टली मिरर इमेज है वर्तमान फील्ड की, क्योंकि वो सैटेलाइट इमेज है। और जो आपका पुराना मैप है वो समय के साथ विकृत हो चुका है या कहीं ना कहीं उसमें विसंगति पैदा हुई है। तो हमें जो अपना वर्तमान मैप जो हम लोगों ने सैटेलाइट के आधार पर तैयार करके दिया है, वह मैप आपको फील्ड में लेकर जाना है, उसका वेरिफिकेशन आपको करना है। जहां आपको लगता है कि विसंगति है, वहां विसंगति के संबंध में जो संबंधित पक्षकार हैं उनके रिकॉर्ड को चेक करना है, उनको सुनवाई का प्रॉपर अवसर देना है, और सुनवाई का प्रॉपर अवसर देने के बाद में जो भी सहायक सर्वेक्षण अधिकारी निर्णय ले उसके अनुसार आपको रिकॉर्ड को तैयार करना है या मैप को शुद्ध करना है। इसके लिए आपके पास में ऑलरेडी अतिक्रमण और सदोष कब्जे के संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में प्रावधान किए गए हैं, आप उसके अनुसरण में भी कार्रवाई कर सकते हैं। आबादी भूमि के संबंध में निर्देश। आबादी भूमि, चूँकि आबादी भूमि का सर्वे कार्य हम स्वामित्व योजना के तहत ऑलरेडी कर चुके हैं, लगभग 90% आबादी भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः अब आबादी भूमि का हम सर्वे कार्य नगरेतर सर्वे के दौरान नहीं करेंगे। जो वो सर्वे नंबर था वो ऑलरेडी ब्लॉक बन चुका है आबादी भूमि का, वही ब्लॉक हमारा रीनंबर हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पूरे ग्राम के सर्वे नंबर रिक्रिएट हो जाएंगे या रीनंबर्ड हो जाएंगे तो जो आबादी का सर्वे नंबर का ब्लॉक था उसका भी एक नया नंबर जनरेट होगा। बस वही ब्लॉक का नंबर री नंबर्ड हो जाएगा, बाकी हमारे प्लॉट नंबरिंग एज इट इज़ रहेगी। आबादी का जो सर्वे है रिकॉर्ड है वो एज इट इज़ रहेगा। इसी प्रकार से वन से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन या विस्थापित वन ग्रामों के तहत जो सामुदायिक प्रयोजन हेतु भूमि को रखा गया है उसके अंदर हमें जस्ट आबादी भूमि की तरह ही सर्वे कार्य करना है। दखल रहित भूमि के संबंध में हमारे पास में जो निर्देश है ऑलरेडी इसके संबंध में 2020 में नियम बनाए जा चुके हैं, जिसे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता दखल रहित भूमि आबादी और वाजिबुल अर्जन नियम कहा गया है। इसके तहत हमें इसका प्रबंधन किस तरह से करना है या इसके रिकॉर्ड को किस तरह से अद्यतन करना है उसके निर्देश उसमें समाहित है। उसका अध्ययन हमें जरूर करना है। हमारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 233, 242 का अध्ययन
हम जरूर करेंगे जब भी हम सर्वे कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि शासकीय भूमि या निस्तार हेतु जो हमारे लिए आरक्षित भूमि है उसका प्रबंधन या उसकी सुरक्षा करना भी राजस्व दल का ही जिम्मेवारी है। स्थल सत्यापन, ये स्थल सत्यापन की मैं पूरी कार्रवाई आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम स्थल सत्यापन करेंगे, कौन कौन सी कार्रवाई अपेक्षित है। इसके अलावा भी जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको जो भी कार्रवाई आपको आवश्यक हो आप उसके अनुसार वहाँ पर कार्रवाई करें और अपने नक्शे को अद्यतन करें। स्थल सत्यापन के उपरांत जो आपको अंतरिम नक्शा प्रदाय किया गया था उसमें बहुत कुछ संशोधन हो सकता है कि किए गए हों। जब हम सत्यापन करने गए हैं मौके की स्थिति के अनुसार हमें उसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई हो, तो जो संशोधन हमने नक्शे पर किए हैं उन संशोधनों को हमें फिर CLR के माध्यम से हमारी तकनीकी एजेंसी की ओर ले जाना है, MPACDC की ओर। आपके संशोधन के अनुसार मैप को अद्यतन किया जाएगा MPACDC द्वारा। जैसे ही वो अद्यतन होता है वह अद्यतित नक्शा CLR के माध्यम से, CLR कार्यालय के माध्यम से जिला सर्वेक्षण अधिकारी को पुनः प्रदाय किया जाएगा और आगामी कार्रवाई हेतु यह अद्यतित नक्शा ही प्रारूप नक्शा कहलाएगा। इस प्रारूप नक्शे में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक आपका प्रथम प्रकाशन उपरांत दावे आपत्ति में कोई संशोधन अपेक्षित न हो, तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसी के आधार पर आगामी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। आगामी कार्रवाई, जैसे ही हमारा प्रारूप नक्शा बनता है, अब आगामी कार्रवाई हम एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं। मध्य प्रदेश में सारा एप्लीकेशन है इसके लिए, जिसके तहत हम जो प्रारूप नक्शा है, प्रारूप नक्शा के अगेंस्ट में भूधारकों की जानकारी को लिंक करते हैं और भूधारकों की जानकारी हम फील्ड से कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर फिर हमारा अधिकार अभिलेख तैयार होता है। रीसर्वे की स्थिति में हमारे पास में ऑलरेडी खसरा रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा, वो भी हम सारा एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते हैं। आपके पास में सारा एप्लीकेशन में सारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है और वेब भी है, डेस्कटॉप यूटिलिटी भी है उसमें। तो हमें जो सर्वे का या ROR क्रिएशन का, ROR क्रिएशन मतलब अधिकार अभिलेख निर्माण का कार्य जो हमें करना है वो एप्लीकेशन के माध्यम से हम उसकी प्रारंभिक एंट्रीज करते हैं। इसका मैं अलग से एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करूँगी और जिसमें आपको RCMS और सारा एप्लीकेशन के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें आपके पास में खसरा रिकॉर्ड होगा, पूर्व का जो हमारा प्रचलित मैप रहा है वो रहेगा, इसके साथ ही नया प्रारूप नक्शा उसमें उपलब्ध रहेगा, उसके अनुसार आप रिकॉर्ड अद्यतन कर पाएंगे। सारा ऐप में आपको रिकॉर्ड तैयार करने के लिए आप जब फील्ड में जाते हैं तो जो ऑलरेडी आपके भूधारक हैं, जो जिनका खसरे में नाम उल्लेखित है, वो एज इट इज़ आप लिंक कर पाएंगे। लेकिन जब हम मौके पर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो खसरे में लिखा हुआ नाम है वो व्यक्ति वहाँ नहीं रह रहा है या कोई और व्यक्ति रह रहा है, तो उससे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें। हो सकता है कि नामांतरण वगैरह ना हुआ हो उसका, तो आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आप रिकॉर्ड अद्यतन कर पाएंगे। इसी के साथ में आपको जो भूस्वामी है या जो संबंधित भूधारक है उसकी व्यक्तिगत जानकारी जरूर संकलित करना है, क्योंकि कई सारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन की, भारत सरकार की, हमारे राजस्व रिकॉर्ड पर ही आधारित होती है। तो यह आवश्यक है कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी हमारे पास में रहे, जैसे कि मोबाइल नंबर हुआ, उसका निवास का पता, जो कि हम पहले ग्राम निवासी लिख देते थे या साकिन देह लिख देते थे, लेकिन अब हमें वो नहीं लिखना है, कंप्लीट उनका एड्रेस लेना है। इसके साथ ही हम समग्र की जानकारी लेना, उनका मोबाइल नंबर ज़रूर हमें लेना है। मोबाइल नंबर के साथ में हमें आधार eKYC समग्र की जानकारी लेना है। आधार eKYC समग्र मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका समग्र जो आधार से लिंक्ड हो वो समग्र की जानकारी हमको लेना है, ताकि हम ऑथेंटिक पर्सन की जानकारी की एंट्री कर सके उसके अंदर। कंसेंट बेस्ड आधार की जानकारी लेना है, ये जानकारी लेना बिल्कुल आवश्यक है। जब भी आप फील्ड में सत्यापन हेतु जाते हैं या नक्शे का सत्यापन करने आप फील्ड में जाते हैं, उसे समय एक रजिस्टर बना के ले जाएं, उस रजिस्टर में ये कॉलम्स बनाएं और इसके अनुसार प्रत्येक खेत का जो भूस्वामी या भूधारक है उसकी जानकारी संकलित करते रहें, तो कार्य आसान होगा। जब आपको दो बार स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वन से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन या विस्थापित वन ग्रामों की ROR एंट्री भी हम सारा एप्लीकेशन के माध्यम से ही करेंगे। मैप
की प्रक्रिया मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से प्रारूप नक्शा तैयार होगा। प्रारूप नक्शे के जैसे ही सारा एप्लीकेशन में अपलोड होता है, यहाँ पर हमारे पास पूर्व का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये नए गांव बन रहे हैं हमारे पास में। इसका पूर्व का रिकॉर्ड नहीं होगा। आपको नया रिकॉर्ड वनाधिकार धारकों को जो पत्रक मिले हैं, वनाधिकार धारक पत्रक या पट्टे जिसे आप बोलेंगे, वनाधिकार पट्टे, उसी के आधार पर आपको रिकॉर्ड अद्यतन करना है। इसके साथ ही जो वनाधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके सामुदायिक प्रयोजन हेतु स्थलों का निर्धारण किया गया, उसके अनुसार हमको सामुदायिक प्रयोजन के स्थलों की जानकारी को उसमें अपलोड करना है या लिंक करना है। इसके साथ ही हमें वनाधिकार धारकों के लिए एक अलग से भूस्वामी की कैटेगरी तैयार की गई है, वो कैटेगरी ही सिलेक्ट करना है। वनाधिकार धारक अहस्तांतरणीय वहाँ हम लिखेंगे, वो ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन में रहेगा, हमको वही कैटेगरी सिलेक्ट करते हुए इनकी एंट्रीज करना है। तृतीय चरण की आगामी कार्रवाई के तहत हम सारा ऐप पर भूभागों भूधारकों के आवश्यक विशिष्टताओं की जानकारी के आधार पर प्रारूप अधिकार अभिलेख निर्माण करते हैं। प्रारूप अधिकार अभिलेख का निर्माण सारा वेब के माध्यम से होता है, और जैसे ही ये प्रारूप अधिकार अभिलेख होता है, इसे पटवारी के सारा लॉगिन से सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की ओर अग्रेषित कर दिया जाता है, ताकि उसका प्रारूप प्रकाशन या प्रथम प्रकाशन किया जा सके। ये हमारा मॉड्यूल 3 था, जिसके तहत हमने सर्वे की संपूर्ण जानकारी जो स्थल से संबंधित थी, स्थल सत्यापन से संबंधित थी, वो जानी, जिसमें हमको नक्शे का स्थल सत्यापन किस प्रकार से करना है, अगर वहाँ पर हमें कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण किस प्रकार से करना है, और कैसे संशोधित नक्शों को अद्यतन करके प्रारूप नक्शा में कन्वर्ट करना है, और सारा एप्लीकेशन में किस प्रकार से रिकॉर्ड लिंक करना है। मॉड्यूल 4 में हम प्रशासनिक कार्यों के संबंध में जानकारी लेंगे, जैसे कि प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन, दावे आपत्तियों का आमंत्रण और निराकरण, इसके साथ ही जो न्यायालयीन प्रकरण हैं उनका उसके संबंध में क्या कार्रवाई करना है, अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किस प्रकार से किया जाएगा। सर्वप्रथम प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन। सर्वे उपरांत जो प्रारूप अधिकार अभिलेख तैयार किया गया है सारा एप्लीकेशन के माध्यम से पटवारी द्वारा, वह सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की ओर अग्रेषित कर दिया गया है। सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की RCMS लॉगिन से इसका प्रथम प्रकाशन किया जाएगा। प्रथम प्रकाशन या प्रारूप प्रकाशन, इसमें प्रारूप 15 में किया जाएगा, जिसमें दावे आपत्तियों का आमंत्रण किया जाएगा। प्रारूप 16 में सर्वसाधारण को सूचना दी जाएगी। सूचना की तामीली लेना बहुत आवश्यक है, जो कि प्रारूप 17 में एक रजिस्टर संधारित करके लेना जरूरी है। ये इसलिए आवश्यक है ताकि प्रत्येक ग्रामवासी को प्रारूप अधिकार अभिलेख देखने हेतु या उसमें दावे आपत्ति लगाने हेतु प्राप्त हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी ये रजिस्टर से हमको प्राप्त हो पाएगी। सूचना के 15 दिवस के भीतर ही भूस्वामी को या भूधारकों को अपनी दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार है। वो प्रारूप 18 में अपनी दावे आपत्ति सहायक सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जो प्राप्त दावे आपत्ति है उनकी जांच करेंगे, आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेंगे, आवश्यकता हुई तो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देंगे, और उसके आधार पर वो निर्धारण करेंगे सुनवाई, दस्तावेज और जो पूर्व के रिकॉर्ड है उसके आधार पर वो ये तय करेंगे कि दावा मान्य करना है या अमान्य करना है। अगर मान्य करना है तो उसके अनुसार आवश्यक संशोधन नक्शे और अधिकार अभिलेख में या प्रारूप अधिकार अभिलेख में किया जाएगा, और अमान्य करने पर वो खारिज हो जाएगा। इन सब की आदेश पत्रिका तैयार करके सहायक सर्वेक्षण अधिकारी को जरूर रखना है, ताकि भविष्य में अगर इस तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जो न्यायालयीन प्रक्रिया है वो हमारी पूर्ण होनी चाहिए। इस स्तर पर जो भी संशोधन दावे मान्य करने के उपरांत जो भी संशोधन आवश्यक हुए वो सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा नक्शों में और रिकॉर्ड में करवाए जाएंगे। नक्शों में जो भी संशोधन होगा वो संशोधन के साथ में ये नक्शे पुनः CLR कार्यालय के माध्यम से तकनीकी एजेंसी MPSCDC की ओर भेजे जाएंगे और वो आवश्यक संशोधन करवाए जाएंगे।
आवश्यक संशोधन के साथ ही हमारा फाइनल मैप तैयार हो जाएगा और फाइनल अधिकार अभिलेख भी तैयार हो जाएगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कई ग्रामों में न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित रहते हैं। स्वत्व को लेकर या किसी अपील में कोई प्रकरण प्रचलित रहते हैं किसी भी न्यायालय में, भले वो राजस्व न्यायालय हो या सिविल न्यायालय हो। अगर इस तरह से किसी भी सर्वे नंबर पर या किसी भी भूभाग पर कोई भी न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है तो उसके लिए हमें एक सूची तैयार करनी है नियम 21 के तहत प्रारूप 20 में, और वह सूची के तहत हम वहाँ न्यायालयीन प्रकरण का जिक्र करेंगे और उन भूभागों को सर्वे से उतने समय के लिए जब तक निर्णय नहीं होता तब तक पृथक रखेंगे। प्रारूप अधिकार अभिलेख के दावे आपत्तियों के निराकरण उपरांत जो संशोधित मैप है और अधिकार अभिलेख है, यह सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा जिला सर्वेक्षण अधिकारी की ओर RCMS के माध्यम से अंतिम प्रकाशन हेतु अंतरित कर दिया जाएगा। जैसे ही वो जिला सर्वेक्षण अधिकारी को RCMS में प्राप्त हुआ, जिला सर्वेक्षण अधिकारी नियम 20 के तहत प्रारूप 19 में उसका अंतिम प्रकाशन करेंगे। जैसे ही उनके द्वारा RCMS में अंतिम प्रकाशन किया गया, यह अधिकार अभिलेख MP भूलेख पोर्टल पर आमजन हेतु उपलब्ध होगा। आमजन हेतु उपलब्ध होते ही सर्वे कार्य पूर्ण हुआ ये मान लिया जाएगा। इसकी अधिसूचना जिला सर्वेक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त भू अभिलेख द्वारा प्रारूप 13 में जारी की जाएगी, जिससे कि सर्वेक्षण समाप्त होने की सूचना आमजन को प्रदान की जाएगी। इस प्रकार हमने जाना संपूर्ण नगरीय सर्वे प्रक्रिया में हमको कौन कौन सी चरण से कार्रवाई करना है और क्या हमारी फील्ड लेवल पर अपेक्षाएं हैं। अगर हम इसको फॉलो करेंगे और जो विधिक प्रावधान बताए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे तो सर्वे कार्य बहुत आसान होगा। सार के रूप में मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस प्रशिक्षण मॉड्यूल से हमने क्या क्या जाना। सर्वप्रथम नगरीय सर्वे क्या है, नगरीय सर्वे का उद्देश्य क्या है, नगरीय सर्वे हेतु मध्य प्रदेश में विधिक प्रावधान क्या है, मध्य प्रदेश में नगरीय सर्वे हेतु अपनाई गई चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है, अंतरिम नक्शे का स्थल सत्यापन कैसे किया जाएगा, स्थल सत्यापन उपरांत भूधारकों की जानकारी किस एप्लीकेशन के माध्यम से लिंक की जाएगी, प्रारूप अधिकार अभिलेख कैसे तैयार किया जाएगा, प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन कैसे होगा, दावे आपत्तियों का आमंत्रण कैसे होगा, उसका निराकरण कैसे होगा, न्यायालयीन प्रक्रियाओं के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसका किस प्रकार से अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और कैसे वो भूलेख पोर्टल पर आमजन हेतु उपलब्ध होगा। ये सब हमने इस मॉड्यूल के द्वारा जाना। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है। इनका उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।